तो जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। परीक्षा 1 जुलाई से स्टार्ट है और अब आपके पास दोस्तों 20 दिन का समय बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार दोस्तों एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बताइए, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर लोथल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल है, यहाँ पर वृहत स्नानागार पाया गया था, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की तो इसका अर्थ एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मृतकों का टीला। क्या दोस्तों, मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। और सबसे बड़ी इसकी इमारत पूछी जाती है तो स्नानागार ही है, विशाल अन्नागार। क्या दोस्तों, विशाल अन्नागार इसकी सबसे बड़ी इमारत है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई गई थी, तो मोहनजोदड़ो आपको नाम याद रख लेना है। यदि कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा से दो चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है जली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, दूसरा मिट्टी के पात्र कहाँ से मिले थे। तो कालीबंगा से ही मिले थे। और कालीबंगा है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। नाम आपको याद रख लेना है। लोथल की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। यहीं से दोस्तों क्या होता है, सामान का आयात निर्यात किया जाता था, यानी लोथल बंदरगाह था। एग्जाम में पूछा जाता है लोथल, तो ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सुकुमार सेन। दोस्तों, सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नाम आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों मैं बात करूं चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो डेट आपको याद रख लेनी है 25 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि दोस्तों मैं जीवी मावलंकर की बात करूं तो याद रख लेना है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और यदि बात करी जाए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला का नाम आपको याद रख लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? क्वेश्चन के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं इसका आंसर जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए, मानस बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर असम। काफी आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में अभ्यारण्य पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? असम में। ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है। इसको जरूर से याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? कि कौन सा आंसर राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है 1192। 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, तराइन के दो युद्ध एग्जाम में पूछे जाते। एक 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों तराइन का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था उसको पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। लेकिन दोस्तों सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। याद रख लीजिए, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी पर दोस्तों थीन बांध बनाया गया है, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद जरूर से करते चलिएगा। यदि दोस्तों आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स इस वीडियो की प्रोवाइड मैं करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बताइए, कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद शहर दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मूसी नदी एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन कब आया था? याद रख लीजिएगा, 1942 में आया था। और किसने भेजा था? तो नाम आपको याद रख लेना है, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। कब? 1942 ईस्वी में। और इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन का नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। विंस्टन चर्चिल की बात करता हूं तो याद रख लीजिएगा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। कल की वीडियो में दोस्तों यह बात मैंने आपको बताई थी, याद जरूर से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? दोस्तों एग्जाम में आपको जीके जीएस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और कम से कम दोस्तों आपको 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जीके जीएस हर एग्जाम की थोड़ी सी हार्ड आती है, बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। आपको कम से कम 15-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए बताइए, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो याद रख लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली के पुस्तकालय में। और यहीं पर दोस्तों सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, याद रख लीजिएगा। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी, जिसमें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों वोट के द्वारा चुने गए थे, ये भी आपको याद रख लेना है। भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो याद रख लेना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, तो ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? देखिए इस क्वेश्चन को लाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए कैसे, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, इस तरीके से यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा
रहा है, तब आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है तब आर्टिकल 32 आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं आए, केवल आपसे एग्जाम में पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका प्रस्तावना राइट हो जाएगा। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना को प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो जो भी नाम आपको दे दे कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर प्रस्तावना ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? यदि दोस्तों कोई विवाद उत्पन्न होता है इनके चुनाव में, तो उसको कौन सुलझाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। याद जरूर से रख लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली आप सभी के लिए दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो इसी तरीके से अपने चैनल पर सुबह 7 बजे लेकर आता हूं, तो जरूर से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से कौन सा भारत का दक्षिणतम किनारा है? निम्न में से कौन सा भारत का दक्षिणतम किनारा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम दूरस्थ किनारा, याद रख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है और कन्याकुमारी ऑप्शन में आपको मिल जाए, तो कन्याकुमारी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यदि कन्याकुमारी ना मिले तब आप इंदिरा पॉइंट पे जाइएगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु है। क्या है? दूरस्थ बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इन तीनों को दोस्तों इसी नाम से जाना जाता है। जो भी ऑप्शन में मिल जाता है उसको राइट कर दीजिएगा। लेकिन यदि कन्याकुमारी आपको देखने के मिले और क्वेश्चन में पूछा गया हो कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन कन्याकुमारी ना मिले तब आप इंदिरा पॉइंट पे जाइएगा, याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, यदि मैं इंदिरा कोल की बात करता हूं तो यह उत्तरी बिंदु है, याद रखिएगा। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। पूर्वी बिंदु की बात करूं तो किबितू। किबितू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यह भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो गुहार मोती। गुहार मोती कहां पर है? गुजरात में है। और यह भारत का क्या, कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.42%। 2.42% भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? आपके ऑप्शन है लोहा, निकिल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम। देखिए लोहा तो आप सभी जानते हैं कि चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। निकिल, कोबाल्ट भी चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है। लेकिन ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दोस्तों चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? गलनांक, ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक उसे कहा जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? दोस्तों दर्रे की मैंने एक जो इमेज आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई थी, यदि आपने उस इमेज को देखा होगा तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे देंगे। बताइए तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा म्यांमार। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है, याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर मत दो। क्या दोस्तों कर मत दो का नारा किसने दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर मत दो का नारा दिया था, याद रख लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बारदोली सत्याग्रह में पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्हें सरदार की उपाधि भी दोस्तों बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, याद रख लीजिएगा। 31 अक्टूबर एग्जाम में पूछा जाता है, 31 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस को। इनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर स्थित है? तो गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर दोस्तों? गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों इनकी सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका डिजाइन रामवीर सुतार ने तैयार किया था। किसने? रामवीर सुतार ने तैयार किया था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों पुस्तक एग्जाम में आपसे जरूर से पूछी जाएगी, तो आपको बताना है कि मेघदूत किसकी रचना है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, कालिदास। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट करके नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यदि क्वेश्चन बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था इस तरीके से पूछ ले तो भी समझ लीजिएगा कि कन्नौज के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। कन्नौज का युद्ध के बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था। ग्रैंड ट्रक रोड बचपन में आपने याद किया होगा कि ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है 1540 में। 1540 में दोस्तों यह बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई थी? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपको याद रख लेना है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कहते हैं मेन हाथ था इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना कराने में। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मुख्यालय। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, याद रख लीजिएगा। लोकसभा क्या है दोस्तों? अस्थायी सदन है, निचला सदन है, इसे कभी भी स्थगित किया जा सकता है। तो लोकसभा के बारे में आपको याद जरूर से रख लेना है। आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 जरूर से याद रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति की बात आई है तो याद रख लीजिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको जरूर से नोट डाउन करके याद करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? किसका उपनाम है दोस्तों हजार झीलों की भूमि? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। याद रख लीजिएगा, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एक और कोई नाम था, याद नहीं आ रहा दोस्तों। सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और पहला पुरस्कार दोस्तों इन्हीं को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन को। ठीक है, नाम जरूर से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों लोक नृत्य भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% स्टैटिक जीके आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। तो जरूर से लोक नृत्य और वाद्य यंत्र ये सब चीजें आपको याद रख लेने, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं ये सब चीजें स्टैटिक जीके की आप याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बताइए यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का यह लोक नृत्य यक्षगान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन नंबर 25। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये दोस्तों आप सभी के लिए HW है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों इसी तरीके की GK GS के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोज देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो की PDF नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। और यदि दोस्तों आपको मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं देता हूं। यदि मेरे बारे में कुछ भी पर्सनल आपको पूछना तो इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।